अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 227 फिल्म का ऑफर। सभी की नजरें लतिका जी पर टिकी हुई थीं। सारे ही लोग दम साधे हुए उन्हें सुन रहे थे कि आखिर लतिका जी ऐसी कौन सी शर्त रखने वाली हैं। सुजॉय ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, जो भी बात है वो आप ऐसे ही कहिए माँ, बिना किसी शर्त के, क्योंकि मैं भी खुद की मेंटल स्टेट को पहचान रहा हूँ, इसीलिए जानता हूँ कि इस बारे में मैं आपकी कोई भी ऐसी वैसी शर्त नहीं मान सकता। तब लतिका जी ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी ये शर्त है कि भले ही तुम जेनी से अभी शादी न करो, लेकिन अब जेनी हमारे साथ पाहुजा मैंशन में ही रहेगी। ये सुनना था कि जेनी का चेहरा खिल उठा, जबकि सुजॉय ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, माँ मैं शादी से पहले जेनी को इस तरह से अपने घर में रखने को मुनासिब नहीं समझता हूँ, इसीलिए मैं आपकी शर्त मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तब लतिका जी ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकती सुजॉय। तुम्हें पता है शादी टूटने का जेनी पर कितना बड़ा असर हो सकता है, और ये सब उसके होने वाले बच्चे पर भी ऐसा ही असर करेगा। इसे तुम समझने की कोशिश करो। ऐसी हालत में जेनी का हमारे साथ रहना बेहद जरूरी है। लतिका जी को ऐसे अपने फेवर में बोलता हुआ देखकर जेनी ने कुछ रुआंसे अंदाज में कहा, जाने दीजिए ना आंटी, आपको मेरी वजह से किसी के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल भी अपने लिए काफी थी और आगे भी काफी होंगी। शायद सुजॉय को यही लगता होगा, कल वो मेरे बच्चे को अपनाने से मना कर देगा तो मैं उसके हाथ पैर जोड़ूंगी। नहीं लतिका आंटी, आपको भी मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए खुद ही काफी हूं। जेनी ने कुछ इस लहजे में कहा कि वहां मौजूद सारे ही लोग थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। तब सुजॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है माँ। जेनी हमारे साथ हमारे घर में रह सकती है जब तक इसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं हो जाता। ये सुनते ही लतिका जी और जेनी के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट बिखर गई। जेनी और बच्चे के ठीक होने की खबर सुजॉय ने पाहुजा साहब को फोन करके दे दी थी। वहां मौजूद सारे ही मेहमान से पहले ही एक्सक्यूज कर लिया गया था। लोग तरह तरह की बातें बनाते हुए अपने अपने घर जा चुके थे, जबकि इन सब के बाद पाहुजा साहब अपने कमरे में अब तक बेचैनी से चहलकदमी किए जा रहे थे। लेकिन सुजॉय का फोन आने के बाद उन्हें कुछ राहत सी महसूस हुई। मुझे ये बात लैला को बता देनी चाहिए, सोचते हुए उन्होंने अपने कमरे में रखा फोन उठाया और लैला का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से लैला ने जैसे ही कॉल उठाया तो पाहुजा साहब ने जल्दी से कहा, बहुत बहुत मुबारक हो लैला, तुम्हारी कोशिशें रंग लाई हैं। फिलहाल के लिए शादी टल गई है। इसके बाद उन्होंने लैला को हॉस्पिटल की सारी बात बता दी जो सुजॉय ने उन्हें फोन करके बताया था। लैला ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, क्या जेनी का सच भी सामने आ गया? पाहुजा साहब ने सामने इनकार करते हुए कहा, नहीं, सुजॉय ने ऐसी तो कोई बात नहीं बताई है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि जेनी का साया मेरे बेटे के सर से फाइनली हट गया और मेरा दिल कहता है कि अब इन दोनों की शादी की नौबत नहीं आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि जेनी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रही है। सही वक्त आने पर जब उसका झूठ खुलेगा ना, तो सुजॉय इस झूठ को क्यों ढोएगा? लैला ने हामी भरते हुए कहा, भगवान करे ऐसा ही हो पाहुजा सर। कहकर उसने कॉल कट कर दी। लैला के फोन रखते ही मारिया उसके सामने खड़ी उसकी बातों का सारा माजरा समझने की कोशिश कर रही थी। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? लैला ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, मैंने इसके लिए बहुत दुआएं मांगी थी मारिया, इसीलिए नहीं कि मेरे मन में सुजॉय साहब के लिए कोई फीलिंग है, बस मुझे वो लड़की उनके लिए कुछ ठीक नहीं लगती। तब मारिया ने प्यार से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, लेकिन मैं तो इस बात के लिए खुश हूँ कि शायद एक बार फिर से आपके और सुजॉय साहब के रिश्ते की नई बुनियाद पड़ने की उम्मीद जग गई है। ये सुनकर लैला के होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन उसने मन ही मन कहा, भले ही सुजॉय साहब की शादी फिलहाल के लिए टल गई हो मारिया, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि इन सब के बावजूद भी मेरा और सुजॉय साहब का रिश्ता अभी पॉसिबल नहीं है। भगवान ही जाने अब फ्यूचर के पन्नों पर क्या लिखा है।
सुबह सुबह नरेन शूट पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ अम्मा थी। अम्मा ने उसका हालचाल पूछा और फिर बोली, मेरे चेकअप का टाइम खत्म हो गया है और डॉक्टर ने जितनी दवाइयाँ दी थी ना सभी खत्म हो चुकी है, इसलिए अगले हफ्ते मैं और तेरे बापू मुंबई आ रहे हैं। अम्मा और बापू के आने का सुनकर नरेन कुछ चौंक सा गया। उसने सारी बातें करके कॉल रख दी तो फिर मन ही मन उसे एक अजीब सा डर सताने लगा। अगर अम्मा बाबू के आने से पहले उन्हें कहीं से भी लैला के बारे में पता चल गया तब तो बाबू को एक बार फिर से मुझसे तगड़ा नाराज होने की वजह मिल जाएगी। मुझे किसी तरह उन दोनों के यहाँ आने से पहले ही कम से कम अम्मा को ये बात बता देनी होगी, वरना उसके बाद के हंगामे को सहने के लिए मेरे पास ताकत नहीं बचेगी। मुझे 1-2 दिन में उनको फोन करके बात बतानी होगी। सोहन ड्यूटी करके घर लौटा ही था कि तभी रामप्रसाद ने उसे बताया, भैया वो सुधांशु साहब का कॉल आया था, कह रहे थे कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुधांशु के मुंह से जरूरी बात का सुनकर सोहन बिना एक भी पल गंवाए पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरफ चला आया। वहां से उसने जल्दी से सुधांशु को कॉल लगाया और फिर पूछा, जी सुधांशु साहब, भाई ने बताया कि आपने कोई जरूरी बात कहने के लिए कॉल किया था, क्या हुआ, माँ का कुछ पता चला क्या? सुधांशु ने उसे असाइलम के बारे में पूरी बात बताई और फिर बोला, कल संडे है, हम कल माई से मिलने जा सकते हैं, तुम अगर फ्री हो तो मेरे साथ ही चलना। सोहन ने खुश होते हुए कहा, अरे ये भी कोई कहने की बात है सुधांशु साहब, मैं टाइम से तैयार होकर पहुंच जाऊंगा। आखिर पिछले 20 सालों से इस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं। कहकर उसने फोन कट कर दिया और घर आकर मारे खुशी के रामप्रसाद को एकदम से गोद में उठाया और गोल गोल घुमाते हुए बोला, अरे भाई, सुधांशु साहब ने बताया कि माँ का पता चल गया है। ये सुनकर रामप्रसाद भी एकदम से खुश हो गया। किसी ने सच ही कहा है भैया, अगर मन में सच्ची लगन होती है ना तो मंजिल जरूर मिल जाती है। आज रामप्रसाद भी सोहन के लिए बहुत खुश था। बाहुजा मैंशन में आज सुबह से ही काफी चहल पहल थी। जेनी फाइनली अपने सामान के साथ आज यहाँ शिफ्ट करने वाली थी। हॉस्पिटल में 2 दिन इलाज के लिए रुकने के बाद जेनी अपने घर लौट गई थी ताकि बाहुजा मैंशन आने की तैयारी पूरी की जा सके। यहाँ मैंशन में भी लतिका जी जेनी के आने के लिए काफी एक्साइटेड थी। नाश्ते के टेबल पर बाहुजा साहब और लतिका जी बैठे ही हुए थे कि सुजॉय अपने कमरे से नीचे उतर कर आता हुआ बोला, माँ, जेनी को मेरे बाजू वाला कमरा देने की क्या जरूरत है? लतिका जी ने उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि जेनी आज नहीं तो कल तुम्हारी होने वाली है, तुम्हारे आसपास रहेगी तो तुम उसका बेहतर ध्यान रख सकोगे। सुजॉय ने सुनकर कुछ झुंझुलाते हुए कहा, आपको नहीं लगता माँ कि जेनी को मेंशन में लाने की धुन में आप ये भी भूल चुकी हैं कि मेरी भी कुछ प्राइवेसी है? और रहा सवाल उसका ख्याल रखने का, तो घर में इतने सारे सर्वेंट्स मौजूद हैं उसके लिए। उसकी पूरी बात सुनकर लतिका जी ने उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, प्राइवेसी? अरे कुछ दिनों में तो वो तेरी बीवी बनने वाली है और तुझे उससे प्राइवेसी चाहिए? बाहुजा साहब ने उन दोनों को बहस करते हुए देखा तो दोनों को शांत कराते हुए बोले, अरे तुम दोनों हर बात में इतनी बहस क्यों करने लगती हो? सुजॉय, आओ बैठो, पहले नाश्ता करो और फिर बात करते हैं। कहकर उन्होंने उसका हाथ थामा और अपने बगल वाले चेयर पर बिठाते हुए लतिका जी से बोले, अगर इसे नहीं पसंद तो जिद क्यों कर रही हो लतिका? बाहुजा साहब को ऐसे सुजॉय के फेवर में बोलता हुआ देखकर लतिका जी ने कुड़ते हुए कहा, तुम दोनों बाप बेटे को मैं ही दुश्मन नजर आती हूँ। एक बार कह दिया ना कि जेनी सुजॉय के बाजू वाले कमरे में ही रहेगी तो बस बात खत्म। लतिका जी का फैसला सुनकर सुजॉय ने एकदम हारे हुए अंदाज में कहा, मैं इन सबसे पहले ही फेडअप हो चुका हूँ माँ। कम से कम जो चीज मेरे बारे में है उसका फैसला तुम मुझे ध्यान में रखकर कीजिए। अरे मानता हूँ कि आपको जेनी से लगाव है, लेकिन पहले मैं आपका बेटा हूँ, मेरी बातों के लिए आप कंसर्न होनी चाहिए। इससे पहले कि मुझे फिर से अपनी जबरदस्ती बात मनवानी पड़े, मैं सहूलियत से कह रहा हूँ माँ, आप प्लीज जेनी को यहीं नीचे कोई कमरा दे दीजिए। पेंशन में इतने सारे कमरे हैं और रहा सवाल उसका ध्यान रखने का तो मैं वो मैनेज कर लूंगा। सुजॉय के लहजे में कुछ तो ऐसा था कि लतिका जी को यह महसूस हुआ कि अब उनका जिद करना बेकार है। इसीलिए उन्होंने पास खड़ी मेड को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जेनी मैम के ठहरने का इंतजाम नीचे वाले गेस्ट रूम में कर दो। मेड सिर हिलाती हुई वहां से चली गई। तब बाहुजा साहब ने कहा, ये हुई ना बात,
अब चलो सब मिलकर नाश्ता कर लो। फिर तीनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। लैला जब फिल्म के सेट पर अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहुंची तो उसने देखा कि सारे ही लोग पार्टी मूड में हैं। सुहाना ने उसे देखते ही एकदम से मुस्कुराकर कहा, हो लैला, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। हम होली सेलिब्रेशन के लिए प्लान कर रहे थे। वैसे भी अब शूटिंग 3-4 दिनों की बची है और अगले हफ्ते होली है, तो हम सब प्लानिंग कर रहे थे कि शूटिंग के आखिरी दिन ही हम यहाँ सेट पर ही होली सेलिब्रेट कर लें। कहो कैसा आइडिया है? लैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सुहाना मैं होली नहीं खेलती। कहते हुए उसे अचानक से अपनी आखिरी होली याद आ गई और उसकी रूह सिहर सी गई। पिछली होली के वो सारे पल किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में फिर से चलने लगे थे। कैसे नंदराय ने उसे भांग के नशे में होली खेलने के लिए कहा था और वो मना कर रही थी। उसके बाद नंदराय ने उसके साथ जो जबरदस्ती की थी, उसकी याद लैला के मन पर किसी भयानक सपने की तरह छप सी गई थी। तभी आज होली सेलिब्रेशन का नाम सुनते ही वो खुश होने की बजाय ऐसे सोच में डूबकर फिक्रमंद हो गई थी। सुहाना ने जब उसे ऐसे खोए हुए देखा तो उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ खो गई लैला? हम यहाँ होली सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं। उसके ऐसे टोकने पर लैला जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और उसने धीरे से कहा, नहीं मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं होली नहीं खेलती। तब सुहाना ने उसके कंधे को थामकर उसे धीरे से झंझोड़ते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? आई थिंक ये तुम्हारी मुंबई में पहली होली है। तुम इस तरह से होली खेलने से मना नहीं कर सकती, और वो भी तब जब होली सेलिब्रेशन माया ऑर्गेनाइज कर रही हो। तुम्हें पता है, माया की होली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए इंडस्ट्री के लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, और तुम हो कि होली खेलने से मना कर रही हो। अरे तुम ना बस एक बार पार्टी में आने के लिए हामी भर दो, उसके बाद मजा ना आए तुम मेरा नाम बदल देना। लैला ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तो फिर ये भी बता दो कि तुम्हारा नया नाम क्या रखना है, क्योंकि मैं अपने बारे में श्योर हूँ। मुझे कम से कम होली में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। सुहाना कुछ और कहती, उससे पहले ही पास खड़े नरेन ने कहा, अरे क्यों जिद कर रही हो सुहाना? अगर वो नहीं खेलना चाहती तो ना सही। नरेन ने ये बात लैला की उस चिट्ठी के बारे में सोचते हुए कही, जो उसने होली के बाद नरेन को लिखी थी, जिसमें उसने इशारे इशारे में नंदराय की ज्यादतियों के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि आज के बाद वो कभी भी होली खेलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। अभी सब इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ डायरेक्टर सुंदर के मैनेजर भंडारी ने आते हुए कहा, भाई होली पार्टी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज लैला मैम और नरेन सर को सुंदर सर के बुलावे के लिए इनवाइट करने आया हूँ। लैला ये सुनते ही कुछ चौंक कर भंडारी की तरफ देखते हुए बोली, वो किस सिलसिले में? तब भंडारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे एक डायरेक्टर जब किसी हीरो हीरोइन को बुलावा भेजे तो समझने वाली बात है कि वो किसी फिल्म के सिलसिले में बात करने के लिए बुला रहे होंगे। फिर उसने नरेन की तरफ मुड़ते हुए कहा, वैसे क्या बात है नरेन सर, आपकी तो किस्मत ही चमक गई। सुंदर सर ने आप दोनों की इस फिल्म के गाने का प्रोमो देखा और प्रोमो देखते ही ये फैसला कर लिया कि लैला मैम के साथ बस आपको हीरो बनाना है। अरे स्क्रीन पर क्या जोड़ी दिख रही है आप दोनों की। आप तो जी बस लैला मैम को धन्यवाद दो, क्योंकि इतना नए होने के बावजूद भी सुंदर सर जैसे बड़े डायरेक्टर ने आपको इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए चुना। नरेन का ये सुनना था कि वो सोच में पड़ गया। वो अच्छे से जानता था कि सुंदर कितना बड़ा डायरेक्टर है। ऐसे में अगर वो लैला की खबर बापू को बता देगा तो बाकी चीजें तो बाद में जो होंगी सो होंगी, लेकिन न जाने बापू के फैसले से लैला के करियर पर क्या असर पड़े। और अब तो लैला के करियर से सीधा नरेन का करियर जुड़ने वाला था। क्या सुंदर की फिल्म का प्रपोजल नरेन को कर देगा लाली की हकीकत छुपाने पर मजबूर? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।